दोस्तों ज़रा सोचिए कि अगर दुनिया में एक ऐसा हथियार हो जिसकी ताकत एक सामान्य परमाणु बम से सैकड़ों गुना ज़्यादा हो। ऐसा हथियार जिसके एक एक्सप्लोजन से कुछ ही पलों में बहुत इलाकों में तबाही मच सकती है। और सबसे डरावनी बात कि ऐसे हथियार सिर्फ किसी फिल्म की कहानी नहीं है, यह असली है। इन्हें बनाया जा चुका है और इनका परीक्षण भी किया जा चुका है। इन्हें कहा जाता है हाइड्रोजन बम। लेकिन आखिर हाइड्रोजन बम होता क्या है? सबसे पहले इसके बारे में किसने सोचा था? इसे बनाने का आइडिया आखिर कहाँ से आया? एटॉमिक बम और हाइड्रोजन बम में क्या अंतर है? इसमें किस तरह की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है? और दुनिया में किन देशों ने अभी तक हाइड्रोजन बम विकसित किया है? क्या सच में कुछ हाइड्रोजन बम पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं? और कभी ऐसा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाए तो क्या इंसान के पास बचने का कोई तरीका है? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब एक एक करके समझेंगे और वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि हाइड्रोजन बम को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार में क्यों गिना जाता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हाइड्रोजन बम होता क्या है। हाइड्रोजन बम को समझने से पहले हमें एटॉमिक बम और हाइड्रोजन बम के बीच का अंतर समझना होगा, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन दोनों के पीछे न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करने का तरीका अलग है। एटॉमिक बम में मुख्य रूप से न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल होता है। फ्यूजन का मतलब होता है कि एक भारी एटॉमिक न्यूक्लियस का टूटना। जब यह न्यूक्लियस टूटता है तो एनर्जी रिलीज होता है और यही एनर्जी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का कारण बनती है। लेकिन हाइड्रोजन बम का प्रिंसिपल अलग है। यह न्यूक्लियर फ्यूजन पे आधारित होता है। फ्यूजन का मतलब है कि हल्के एटॉमिक न्यूक्ली का आपस में जुड़ना। यही वह प्रोसेस है जो हमारे सूर्य जैसे तारों के अंदर लगातार होती रहती है। यानी बहुत आसान भाषा में समझे तो एटॉमिक बम में न्यूक्लियस टूटते हैं और हाइड्रोजन बम में न्यूक्लियस जुड़ते हैं। इसलिए हाइड्रोजन बम को थर्मोन्यूक्लियर वेपन भी कहा जाता है। और यही फ्यूजन रिएक्शन हाइड्रोजन बम को इतना पावरफुल बनाने की संभावना देता है। अब सवाल आता है कि सबसे पहले हाइड्रोजन बम बनाने के बारे में किसने सोचा था? तो इसका जवाब है कि किसी एक व्यक्ति के नाम से पूरी तरह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स और फ्यूजन साइंस पे कई वैज्ञानिक काम कर रहे थे। लेकिन हाइड्रोजन बम के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा नाम जुड़ा है एडवर्ड टेलर का। एडवर्ड टेलर को अक्सर फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कहा जाता है। 1940 में टेलर थर्मोन्यूक्लियर वेपन की संभावना को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड थे, लेकिन फ्यूजन का कंसेप्ट समझना काफ़ी नहीं था। सबसे बड़ी चुनौती थी फ्यूजन रिएक्शन को वेपन में प्रैक्टिकल तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। यही सवाल साइंस के सामने था। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और दुनिया में एक नई राइवलरी शुरू हुई, अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर। 1949 में सोवियत यूनियन ने अपना पहला एटॉमिक बम टेस्ट कर दिया। इसके बाद अमेरिका में थर्मोन्यूक्लियर वेपन बनाने की रेस और तेज हो गई और 1950 में अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन ने थर्मोन्यूक्लियर वेपन के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। इसके बाद साइंटिस्ट ने ऐसा डिजाइन पे काम किया जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शन से पैदा होने वाली एक्सट्रीम एनर्जी का इस्तेमाल फ्यूजन रिएक्शन के लिए किया जा सके। आगे चलकर इसी डेवलपमेंट से टेलर उलम डिजाइन सामने आया और हाइड्रोजन बम एक थ्योरेटिकल आइडिया से निकलकर वास्तविक वेपन बनने की दिशा में पहुंच गया। और सबसे कॉमन सवाल है कि हाइड्रोजन बम में आखिर कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों, इसमें सामान्य हाइड्रोजन गैस भर दी जाती है? नहीं। हाइड्रोजन बम का नाम सुनकर ऐसा लग सकता है कि इसमें हाइड्रोजन गैस का कोई बड़ा टैंक होगा, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स में हाइड्रोजन के हैवी आइसोटोप से जुड़ी न्यूक्लियर फ्यूल टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण रही है। ऐतिहासिक डिजाइन में ड्यूटेरियम और लिथियम बेस्ड मटेरियल जैसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है। विशेष रूप से लिथियम ड्यूटेराइड थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स टेक्नोलॉजी के इतिहास में महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन दोस्तों, एक बात बहुत ज़रूरी है कि हाइड्रोजन बम कोई ऐसा हथियार नहीं है जिसे कुछ केमिकल इकट्ठा करके लेबोरेटरी में बनाया जा सके। यह बेहद कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियर वेपन सिस्टम है। इसके लिए एडवांस्ड न्यूक्लियर फिजिक्स, स्पेशलाइज्ड मटेरियल, एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड इंजीनियरिंग और विशाल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। इसलिए हम इसके पीछे का साइंस ज़रूर समझ सकते हैं। पहला हाइड्रोजन बम कब फोड़ा गया था, ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। तो इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पे चलते हैं दोस्तों। 31 अक्टूबर 1952
यूनाइटेड स्टेट ने पैसिफिक ओशन के इन्वेटा एटॉल में एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस का टेस्ट किया। इस टेस्ट का नाम था ईवी माइक और इसका एक्सप्लोजन यील्ड लगभग 10.4 मेगाटन था। अब इस नंबर को समझने की कोशिश कीजिए। हिरोशिमा पे इस्तेमाल हुए एटॉमिक बम 15 किलो टन का था, जबकि ईवी माइक मेगाटन स्केल पर था। आप समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल था और दोनों की एक्सप्लोसिव पावर में कितना बड़ा अंतर था। ईवी माइक ने यह भी साबित कर दिया कि थर्मोन्यूक्लियर वीपन अब सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं रहा, यह वास्तविक दुनिया में टेस्ट किया जा चुका था। और इसके बाद न्यूक्लियर आर्म्स रेस और ज़्यादा खतरनाक हो गई। टीसार बॉम्ब सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है दोस्तों। इसके बाद सोवियत यूनियन ने भी थर्मोन्यूक्लियर वेपन का डेवलपमेंट किया और टेस्टिंग शुरू किया। और फिर 30 अक्टूबर 1961 को सोवियत यूनियन ने एक ऐसा न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया जिसे आज भी इतिहास का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन माना जाता था। इसका नाम था टीसार बॉम्बा। इसकी यील्ड लगभग 50 मेगाटन थी। 50 मेगाटन समझ सकते हैं दोस्तों कि यह इतना पावरफुल एक्सप्लोजन था कि इसकी शॉक वेव ने बहुत दूर तक प्रभाव डाला। और इस टेस्ट ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि न्यूक्लियर वेपन्स की डिस्ट्रक्टिव पावर कितनी ज़्यादा हो सकती है। और यह वही दौर था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच न्यूक्लियर आर्म्स की रेस अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच गई थी। आज दुनिया में किन देशों के पास हाइड्रोजन बम है, यह एक समझना बहुत ज़रूरी है। यह एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। न्यूक्लियर वेपन रखने वाला हर देश जरूरी नहीं है कि कन्फर्म्ड थर्मोन्यूक्लियर वेपन वाला देश भी हो। यूनाइटेड स्टेट, रसिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, इन देशों ने थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स का डेवलपमेंट और टेस्टिंग किया है। इंडिया ने भी 1998 में थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस के टेस्ट का दावा किया था। हालांकि उस टेस्ट की वास्तविक थर्मोन्यूक्लियर परफॉर्मेंस को लेकर एक्सपर्ट के बीच आज भी डिबेट होता है। नॉर्थ कोरिया ने भी थर्मोन्यूक्लियर कैपेबिलिटी होने का दावा किया है अभी रिसेंट में, लेकिन किसी देश के पास न्यूक्लियर वेपन होना और उसके पास कितने ऑपरेशनल थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। क्योंकि न्यूक्लियर आर्सेनल की एग्जैक्ट डिटेल्स आमतौर पे सीक्रेट रखी जाती है। क्या हाइड्रोजन बम से पूरी दुनिया खत्म हो सकती है? अब आता है शायद सबसे इंटरेस्टिंग सवाल कि क्या हाइड्रोजन बम पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है? तो इसका जवाब समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि दुनिया खत्म होने का मतलब क्या है। अगर आपका मतलब है कि एक हाइड्रोजन बम पूरी पृथ्वी को लिटरली फाड़ देगा, तो नहीं। एक न्यूक्लियर वेपन पर पूरी पृथ्वी को टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकता। लेकिन अगर सवाल यह है कि क्या बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर वार मानव सिविलाइजेशन को तबाह कर सकती है, तो इसका जवाब है बिल्कुल कर सकती है। और यही असली खतरा है। न्यूक्लियर वार में सिर्फ एक्सप्लोजन से नुकसान नहीं होगा, इसके साथ मैसिव फायर्स, ब्लास्ट डैमेज, रेडिएशन, रेडियो एक्टिव फॉल आउट, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन, फूड सप्लाई डिस्ट्रप्शन और लंबे समय तक इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए असली डर एक अकेले बम से ज़्यादा बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल का है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हाइड्रोजन बम फटने के बाद क्या होता है। अब जरा इमेजिन कीजिए कि किसी बड़े शहर के पास एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया। सबसे पहले दिखाई दे सकता है एक बेहद इंटेंस फ्लैश, इसके बाद एक्सट्रीम हीट पैदा होगी। एक्सप्लोजन के आसपास मौजूद लोग और स्ट्रक्चर पे थर्मल रेडिएशन का गंभीर प्रभाव हो सकता है। इसके बाद आता है ब्लास्ट वेव, यानी हवा की एक बृहद पावरफुल प्रेशर वेव। यह बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देगा पूरी तरीके से। इसके बाद जो आता है दोस्तों रेडिएशन, ये कई स्टेज में होता है। रेडिएशन में क्या होता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से आयोनाइजिंग रेडिएशन निकल सकती है। यह बहुत ज़्यादा रेडिएशन एक्सपोजर मानव शरीर के लिए बेहद डेंजर होता है। और इसके बाद आता है दोस्तों रेडियो फॉल आउट। अगर रेडियो मटेरियल इन्वायरमेंट में फैलता है तो वह हवा और ज़मीन को कंटिमेट कर सकता है। यानी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का खतरा सिर्फ एक्सप्लोजन के कुछ सेकेंड तक सीमित नहीं रहता, इसके बाद भी खतरा जारी रह सकता है। तो क्या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से बचा जा सकता है? अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि अगर मान लीजिए दुनिया में कभी न्यूक्लियर बम फट ही गया तो क्या उससे बचा जा सकता है? तो अगर हाइड्रोजन बम या कोई बड़ा न्यूक्लियर वेपन फट जाए तो क्या इंसान बच सकता है?
कुछ परिस्थितियों में बचने की संभावना होती है। यह जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते ही हर व्यक्ति मर जाए। सर्वाइवल कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। आप एक्सप्लोजन से कितनी दूर हैं, आप किस प्रकार की बिल्डिंग में हैं, आपको शेल्टर कितनी जल्दी मिली है और रेडियो एक्टिव फॉल आउट कितना है। ये सारी चीज़ दोस्तों डिपेंड करती हैं। और अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वार्निंग मिले या एक्सप्लोजन के बाद आप सुरक्षित रूप से अंदर जा सकते हैं, तो सबसे ज़रूरी बात है गेट इनसाइड, स्टे ट्यून्ड, यानी तुरंत किसी मजबूत बिल्डिंग के अंदर जाएं, खिड़कियों से दूर रहें, बिल्डिंग के अंदरूनी हिस्से में जाएं। अगर बेसमेंट उपलब्ध है तो वहां जाना सुरक्षित है, तो वह बेहतर प्रोटेक्शन दे सकता है। बाहर जाने के बजाय ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस का इंतज़ार करें। अगर आप एक्सप्लोजन के साथ बाहर थे तो रेडियो एक्टिव डस्ट और पार्टिकल्स को शरीर से हटाने के लिए एक्सपोज्ड आउटर क्लॉथिंग को सावधानी से निकालना और स्किन को साफ करना मददगार हो सकता है। लेकिन अगर आप एक्सप्लोजन के बिल्कुल नज़दीक हैं तो सिचुएशन बिल्कुल अलग होती है। बहुत हाईली इंटेंसिटी ब्लास्ट और थर्मल इफेक्ट वाले इमीडिएट जोन में सर्वाइवल की संभावना बेहद कम होती है। तो क्या हाइड्रोजन बम वास्तव में फोड़ा जा चुका है? केवल थ्योरी है। तो दोस्तों हाइड्रोजन बम वास्तविक टेस्टिंग तो हो चुकी है। 1952 में यूनाइटेड स्टेट ने ईबी माइक का टेस्ट किया और 1961 में सोवियत यूनियन ने टीसार बम का टेस्ट किया। इन टेस्ट ने साबित कर दिया कि इंसान न्यूक्लियर फ्यूजन की एनर्जी को वीपन टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन न्यूक्लियर टेस्टिंग के विनाशकारी इफेक्ट्स को देखते हुए दुनिया ने न्यूक्लियर टेस्टिंग को सीमित करने और रोकने के लिए कई इंटरनेशनल एग्रीमेंट और एफर्ट्स किए हैं। फिर भी न्यूक्लियर वेपन्स आज भी दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी कंसर्न में से एक है। तो दोस्तों आज हमने समझा कि हाइड्रोजन बम क्या है, एटॉमिक बम और हाइड्रोजन बम में क्या अंतर है, हाइड्रोजन बम का आइडिया कहाँ से आया, एडवर्ड टेलर का इसमें क्या रोल था, ईवी माइक इतना महत्वपूर्ण क्यों था, टीसार बम को इतिहास का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन क्यों माना जाता है, किन देशों ने थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स का डेवलपमेंट और टेस्टिंग किया है, हाइड्रोजन बम एक्सप्लोजन के बाद हीट, ब्लास्ट, रेडिएशन और रेडियोएक्टिव फॉल आउट क्यों खतरनाक होते हैं, और सबसे ज़रूरी न्यूक्लियर इमरजेंसी की स्थिति में शेल्टर लेना सर्वाइवल की संभावना को कैसे बढ़ा सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल ज़रूर उठता है कि इंसान ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई क्यों जिसकी पावर इतनी ज़्यादा है, उसका इस्तेमाल पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए कैटेस्ट्रॉफिक कंसेक्वेंसेज ला सकती है। शायद हाइड्रोजन बम की सबसे बड़ी कहानी उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं है, बल्कि यह है कि इंसान ने ऐसी ताकत अपने हाथ में ले ली जिसके इस्तेमाल से जीतने वाला भी सुरक्षित नहीं रह सकता। और शायद इसी वजह से दोस्तों न्यूक्लियर वेपन्स की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है पावर नहीं बल्कि डिटेरेंस, यानी एक ऐसी ताकत रखना ताकि सामने वाला उसे इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचे। क्योंकि न्यूक्लियर वार में शायद असली जीत किसी की नहीं होगी और यही हाइड्रोजन बम की सबसे बड़ी वार्निंग है। अगर आपको वीडियो यह इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, न्यूक्लियर बम, ICBM मिसाइल या फिर न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।